आप सभी कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राएं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। तो आज मैं उसमें ये ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि एक ही बार में 90 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो उसका आज मैं पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये चैप्टर जो है ऐसे मैं करके जो है सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो उसको लोग मुख्यतः जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। सर्वप्रथम जो क्रांति हुई वो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुआ, और रूस जिसको कहते हैं, और ये हुआ था 19वीं सदी में। तो आइए हम सीधे चैप्टर पे चलते हैं और आपको वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आगे चल करके, जो है शॉर्ट बताऊंगा। और आज नहीं, आज के 10 साल पहले का जो है बोर्ड एग्जाम का वो सारे पेपर के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, मतलब लिखवाएंगे, जो आता है, हर साल आता है। और अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये पूरा 100% गारंटी है कि 90 प्लस अंक आपके आने हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो चलिए हम उससे शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें है फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा है? इसमें है फ्रांसीसी जो है क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 19वीं शताब्दी में। कब हुई थी? ये हुई थी 19वीं शताब्दी में। अब इतना आप लोगों को याद करना है कि ये हुई थी 19वीं शताब्दी में। अब 19वीं शताब्दी कब चल रहा था? अब ये आप लोगों को देखने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी कब आई। ये हुआ था 1789 में, 1789, 1700 सन जो है सन 1789 ईस्वी, ये हुआ था क्रांति। अब इस सन में क्रांति हुआ, पहली बार क्रांति जो है हुआ, और उसी के आधार पे और देशों में भी क्रांति फैलती चली गई। पहली बार आजादी अगर किसी को मिला तो वो था रूस, फ्रांस था, वहां पे हुआ। और जैसे कि वहां क्या था, पहले राजा का शासन था, और ऐसा राजा था जो अंकुश था, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसा राजा था वो। तो वहां पहले राजतंत्र था, फिर वहां प्रजातंत्र आया। उसके बाद अब क्या हुआ, वहां कम्युनिस्ट आ गई। कम्युनिस्ट की पार्टी है, चुनाव तो होता है लेकिन जीतते वही लोग हैं। भारत में एक लोकतंत्र है जो कि हम लोग जीतते हैं, हमारे में से कोई प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, पद पे जो है जनता जाती है चुन करके। वहां जनता नहीं जाती, लड़ती तो जनता। अगर अन्य पार्टियों को लड़ना होता है तो पहले क्या होता है कि वो जो है आदेश लेते हैं उस पार्टी के, हमें चुनाव लड़ना है, और होता वही है कि अगर वो कहती है कि हाँ लड़ो, तो फिर अपने पार्टी में उसको सम्मिलित कर लेती है। जैसे कि पुतिन है इस समय, वो आजीवन रहेंगे। चाइना हुआ जिसमें जिनपिंग आजीवन रहेंगे। तो ये क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। वहां चुनाव तो होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आधार नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति उदय यही हुआ था। अभी वहां भी कोई क्रांति ऐसी हो जाए तो ये सरकार के तख्ता पलट हो जाएगी। तो पहले क्या था कि ऐसे फ्रांस के ऐसे राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक अंकुश राजा का, जो जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का अंकुश न लगाया जा सके, वो ऐसे राजा का राज्य था वहां पर। तो वहां की जनता जो है धीरे धीरे जो है परेशान होने लगी। पादरी थे और भी उसमें सारे लोग जितने थे, सब लोगों ने धीरे धीरे करके जो है अपने प्रताड़ना का बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे करके वो लोग इस हिसाब से परेशान होते रहे। तो क्रांति किया उन लोगों ने, और स्वराज मिला उसके बाद उन लोगों को। तो उसमें आता है, जब स्वराज मिल गया तो उसके बाद आता है उसमें एक नागरिक संहिता। आता क्या है, पहला आता है उसमें
नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। अब नागरिक संहिता में क्या था कि नेपोलियन ने फ्रांस के प्रशासनिक क्षेत्र में, नेपोलियन वहां का जो राजा था, वो जो है नेपोलियन ने फ्रांस के प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत के अपनाया था, जिससे पूरी व्यवस्था को कुशल बनाया जा सके। अब भाई नेपोलियन ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि सारे राजा की जो व्यवस्था था, वो जो उसके खिलाफ जब जाकर के इन लोगों ने क्रांति के द्वारा जो है स्वराज अपनाया, तो एक ऐसा व्यवस्था बनाया उसने, नेपोलियन ने, कि जो है पूरे उसमें एक ऐसा कानून बन जाए, ऐसा नियम बन जाए जो है सबके लिए लाभप्रद हो, सब स्वच्छंद हो। जैसे भारत का एक संविधान है, ऐसे उसने एक संविधान का गठन करने के लिए कहा। सिविल कोड उसने क्या किया, जैसे सिविल कोड आप लोग जानते ही, आजकल सिविल कोड का मामला चलता है, सिविल कोड उसने सिविल कोड बना दिया उसके लिए। अब हुआ ये कि सिविल कोड उसने लागू तो किया, नागरिक संहिता के कानून के संशोधन में जो है समक्ष समानता की स्थापना की। समानता, जैसे गरीब अमीर जो भी हैं सब समान हो, सब लोग एक समान हो, उनमें समानता हो, इस हिसाब से जो है उसने कानून का जो है वहां निर्माण किया। दूसरा आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दूसरा क्या आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दूसरा आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके कई थे। अब जैसे कि आपको बताते चल रहे हैं, तो इसमें था कि यूरोप में क्या क्या हुआ। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो है, इसमें है क्या, पहला था इसमें जो है नए मध्यम वर्ग का उदय। इसमें जो है नए तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनका उदय हुआ, उन लोगों को भी उनका अधिकार मिला, वरना ये दबे संकुचित और कुचलित रहते थे, इस हिसाब से रहते थे। दूसरा था उदारवादी विचारधारा का प्रसार, जो उदारवादी व्यक्ति थे। दूसरा था उदारवादी धारा उदारवादी विचारधारा प्रसार। दूसरा था उदारवादी विचारधारा का प्रसार, जो उदारवादी व्यक्ति थे, जो सबके बारे में सोचते थे, उनका भी प्रसार हुआ इसमें। तीसरा था क्रांतिकारियों का उदय। तीसरा था क्रांतिकारियों का उदय। इसमें जो है क्रांतिकारी का तो उदय होना ही था, क्योंकि इन लोगों ने जो है स्वराज लिया, विद्रोह किया राजा के खिलाफ, स्वतंत्रता ली, तो क्रांतिकारी तो स्वाभाविक है। तो यहां से क्रांतिकारियों का उदय हो गया नेक्स्ट समय लड़ने के लिए। फिर चौथा था रूढ़िवादी की नई भावना को वियना की संधि। चौथा था रूढ़िवादी
को नई भावना और वियना संधि, इन लोगों ने क्या किया, संधि किया, समझौता किया था। जितने रूढ़वादी लोग थे ये लोग अपनी भावनाओं को देखते हुए क्रांतिकारियों से सभी लोगों से इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो है संधि किया, समझौता किया कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ का नियम कानून चलना चाहिए। पांचवा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। पांचवा था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अब इसका एक प्रभाव भी था, इतना सारा चीज वहां कानून बना तो ये क्या था, उसका एक प्रभाव था। जो फ्रांस में जो क्रांति की गई उसका नाम दिया गया फ्रांसीसी क्रांति। प्रथम फ्रांसीसी क्रांति अगर कहीं प्रथम बार हुआ तो था फ्रांसीसी क्रांति। अब कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ये लोग क्या थे, उभर के आए। इसमें जो है कुलीन वर्ग आए, मध्यम वर्ग आए, पादरी वर्ग आए, ये सारे लोग आए। अब तो इसमें दूसरा मुख्य हेडिंग क्या था, कुलीन वर्ग आया। कौन सा, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ये लोग आए। तो इसमें हुआ ये कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिकाना हक इन लोगों को पहली बार मिला। इन लोगों को भूमि का, जमीन का जो था वो मालिकाना हक पहली बार मिला, वरना राजा को था। प्रजातंत्र आया, लोकतंत्र आया, तो पहली बार इन लोगों को मिला। दूसरा आया उदारवादी राष्ट्र का अर्थ। फिर आया उदारवादी राष्ट्र का अर्थ। सारा चीज तो लिखा के बताया नहीं जा सकता, इसलिए आपको हम समझा दे रहे हैं। तो ये कब आया, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता का विचार। उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े होने के नाते उदारवादियों ने जो है सारा खेल रचा। उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए। क्या था, समानता का अधिकार था। उदारवादी में क्या था, समानता का अधिकार। क्या था, इसमें था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें था समानता का अधिकार। और ये हुआ था कब, 1834 में। कब हुआ था, 1834 ईस्वी में समानता का अधिकार ये लागू हुआ था 1834 ईस्वी में। अब इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मुख्य भूमिका इसमें थी जोल्बेराइन। उस समय जो है वहां के मुख्य थे जिनकी भूमिका थी जोल्बेराइन की। अब आइए कहते हैं, अब आइए आपको बता रहे हैं कि 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवादी आया। 18 के जब नेपोलियन को हराया गया, उस समय एक नया रूढ़िवादी आया। वो नया रूढ़िवादी कौन था,
अब उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवादी आया। कब आया? 1815 ईस्वी के बाद ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवादी आया। 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवादी आया। ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। ये कब आए और क्यों आए? ये 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावनाओं को ग्रसित थी। सारे लोग जो जितने सरकार थे वो रूढ़िवादी भावना से ग्रसित थे। उसी के मानसिकता पर लोग चलते थे। यूरोपियन शक्तियों जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश थे। तो ये सब क्या होता है कि चांसलर के हिसाब से चुना गया था, जिसमें प्रतिनिधियों को 1815 ईस्वी में वियना की संधि तैयार की गई। इन सब लोगों ने क्या किया कि एक संधि की। इसने 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 इन सभी देशों ने मिलाकर के क्या किया? यहाँ एक संधि किया। इन लोगों ने एक संधि की कि यहाँ हम लोग चांसलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संधि में क्या आया निकल के? चांसलर। चांसलर क्या आया? चांसलर बनाए, मुखिया बनाए। अब उस चांसलर से इन लोगों का काम चलता था। और तीसरा इसका है क्रांतियों का युग। अब इसमें चांसलर जब इन लोगों ने बना दिया तो चांसलर क्या करता था, आइए उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद में फिर हम टॉपिक बनाएंगे जिसमें जो है अब क्रांतियों का युग कब आया? क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग ये किस सन से स्टार्ट हुआ? क्रांतियों का युग हुआ, क्रांतियों का युग आया 1800 जो है ये स्टार्ट हुआ था 1830 से 18 से 30 टू 45। तो इस हिसाब से जो है इतने दिनों तक 48 ईस्वी मतलब 48 तक, 1830 से 1848 तक जो है फ्रांसीसियों का मतलब क्रांतिकारियों का दिन था। कितने दिनों तक? अब उसके बाद फिर किसका आया इसमें उदय हुआ? इनके इतने दिनों के बाद फिर उदय हुआ किसका? उदय इसमें उदय हुआ रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी का। किसका उदय हुआ? रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी का, वादी का इनका उदय हुआ। अब इनकी जो भावनाओं का उदय हुआ तो फिर यहाँ क्या हुआ? क्रांति हुई। फिर यहाँ क्या हुआ? क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो है बड़े चैप्टर हैं। तो हम आप लोगों को जो है अब इसको क्या क्या करना पड़ा। जब क्रांति से उभर के आए सारे लोग तो फिर भाई स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजों की अभाव होगी, और जब बहुत सारी चीजों की अभाव होगी तो भाई उसमें तो मंदी आना ही आना है, तो निश्चित है, इसका दौड़ ही है।
तो हुआ क्या, उस समय आर्थिक मंदी आई। क्या आया उस समय? आई आर्थिक मंदी। क्या आई? आर्थिक मंदी। उस समय में आर्थिक मंदी आई। और जब आर्थिक मंदी आई, ये कब आई आर्थिक मंदी? आई 1830 ईस्वी। अब 1830 ईस्वी में आर्थिक मंदी आई तो उसमें हुआ क्या? भुखमरी। क्या हुआ? भुखमरी, कठिनाइयां, मुद्रा की कमी मुद्रा की कमी। जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर हुआ क्या? जन विद्रोह हो गया। जब इन सारी चीजों की कमी हो गई तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे फिर हो गया जन विद्रोह। क्या हो गया? जन विद्रोह। अब जब जनता विद्रोह करने लगी तो 1948 तक यही हाल हुआ। कब तक चला ये जन विद्रोह? कब तक चला? ये चला 1848 ईस्वी तक। इतने दिनों तक वहां विद्रोह चलता रहा उदारवादियों की क्रांति में। अब इतने दिनों तक बोर्ड थोड़ा छोटा होने के नाते हमको बार बार मिटाना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तो इसलिए जो है समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ध्यान कहीं और भी रहता है, परंतु आगे से थोड़ा सही होगा। उसके बाद में हुआ क्या? महिलाओं को, इसमें क्या हुआ? उसके बाद जन विद्रोह के बाद यहाँ जो है महिलाओं के लिए क्या मांगा गया? अधिकार। महिलाओं के लिए अधिकार। अब इसके लिए लोग लड़ने लगे कि हमें महिलाओं के लिए अधिकार चाहिए। ये सारे चीजें आपको है कि अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे हेडिंग आपको बनाने होंगे, बना के लिखिए, कभी नंबर कम नहीं होगा। जितना हमने बताया ना फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ, महिलाओं जन विद्रोह, महिलाओं का हुआ, आर्थिक मंदी हुआ, उदारवादियों की क्रांति हुई, तो महिलाओं के लिए क्या हुआ? राजनीतिक अधिकार मांगा गया। इसमें क्या हुआ? अधिकार कहाँ मांगा गया? राजनीतिक अधिकार मांगा गया। अब राजनीतिक अधिकार जो है क्या मांगा गया? राजनीतिक। अब राजनीति का मतलब है कि उनको राजनीति में लाइए, MP MLA बना के सांसद बनाइए, मंत्री विधायक बनाइए, तो उनको राजनीति में लाने के लिए इनका अधिकार मांगा गया। उसके बाद ये सत्ता में आएंगे। उसके बाद ये क्या हुआ? सत्ता में लाया गया। सत्ता में इनको लाया गया। फिर होता क्या है? जर्मनी और इटली का निर्माण, मतलब जर्मनी और यहां होता है जर्मनी और इटली का निर्माण। अब जर्मनी और इटली का निर्माण होने लगा तो जब रूस कट के जर्मनी बना, इटली बना, इसका निर्माण, तो जर्मनी का एकीकरण का मामला आ गया। फिर आया क्या है? जर्मनी के एकीकरण। अब जर्मनी ने कहा कि हमारा भाई एकीकरण करिए। अब इसमें जो सबसे बड़े नेता थे इसके, वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। कौन थे इसके जो नेता थे एकीकरण के लिए? वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। ये वहां के सबसे बड़े लीडर बन के आए जर्मनी के लिए। इन्होंने क्या किया? जर्मनी का जो है उदय किया, निर्माण किया जर्मनी का इन्होंने, देश अलग होने के बाद।
तो भाई इनका नाम तो रहेगा ही। और उसी इन्हीं के साथ इनका साथ देने वाले थे जूसेफे गौरीबाजी। कौन थे? नाम नोट कर लीजिए, जूसेफे गैरीबाजी। कौन थे? गैरीबाजी। अजीब गरीब नामों इनका रखा हुआ है, याद है ना। तो इन लोगों का नाम है। आप जैसे आप लोगों को अगर नहीं याद आएगा तो कोई भी साफी वाफी लिख दीजिएगा, काफी साफी आफी टाफी, तो तमाम नाम हांग कांग चिंग कॉन्ग है। तो ऐसा नाम लिख देंगे तो भी उसमें जान जाएंगे, क्योंकि काफी चेक करने वाले भी इतने जानकार नहीं होते कि किसका क्या नाम है, भले ही सब्जेक्ट से हो। परंतु हेडिंग आप डालिए, हेडिंग लिखेंगे नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैकल्पिक व्यवस्था बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैकल्पिक, ये तो हमने आपको भी आधार सेमरी बता दी है कि हाँ फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज जैसे पुतिन है तो इसके पहले कौन था? तो उस समय राजतंत्र था, जैसे पहले इंडिया में था, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, तो यही प्रथा वहां भी थी, ऐसे ही था। तो फ्रांस जो है, तो हम आपको एसएसटी में आगे समझाने वाले हैं कि सब आपको बताएंगे। 10 साल तक के चैप्टर क्वेश्चन को हम पे हल करेंगे जो हमेशा बोर्ड में आए हैं, वैकल्पिक सारे व्यवस्थाएं, और उसमें सन तक हम लिख के देंगे आपको कि किस सन में ये क्वेश्चन आया था। वो सारी व्यवस्थाएं हम देंगे आपको, आप लोग उसको पढ़िए, लिखिए, ऑडियो में भी देंगे हम इसको, और ध्यान से पढ़िए। तो बिल्कुल मेरा गारंटी है, वादा है पक्का कि आपका 90+ अंक आने ही आने हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल है ऑल एजुकेशन, इसमें हम सारे एजुकेशन के बारे में रिलेटेड चीज डालते रहेंगे। और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।